हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय एजी 501 रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो खास करके लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए बनाया जा रहा है। उनका जो है एग्जाम आज है, इसके लिए वीडियो खास करके बनाया जा रहा है, लेकिन ये सबके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के शुष्क क्षेत्र की प्रमुख मृदाओं का वर्णन कीजिए। भारत जो है, हमारा भारत देश है, यहाँ की जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ की प्रमुख मृदाओं का वर्णन करना है। तो देखिए, मैं छोटा छोटा आप लोगों को करके बताऊंगा। एकदम मैं इतना बताऊंगा, इतना छोटा करके बताऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग एग्जाम में इसको बड़ा करके लिखेंगे और पूरा नंबर पाएंगे। ठीक है, तो टाइम कम है, इसलिए मैं छोटा छोटा आप लोगों को करके बता दूंगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो भारत के शुष्क क्षेत्र की प्रमुख मृदाओं का वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं। भारत के शुष्क क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जो उन क्षेत्रों की विशेषता को दर्शाती हैं। जिनके कुछ विशेषताएं, जिनमें से कुछ मृदाओं की विशेषता नीचे दिया गया है। जिसमें पहला रेगुर मृदा। क्या है? रेगुर मृदा, जिसे ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, रेगुर मृदा को ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। तो इसकी स्थिति क्या है? तो दक्षिण भारत के प्रमुख शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। रेगुर मृदा जो है, यह दक्षिण भारत के प्रमुख शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि राज्यों में यह पाई जाती है। कौन सी? रेगुर मृदा। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? तो इसे काली मृदा भी कहा जाता है और इसमें मिट्टी काले रंग का होता है। ठीक है, यह जो रेगुर मृदा होती है इसे काली मृदा भी कहा जाता है और इसका रंग काला होता है। यह मृदा मिट्टी को फूलने में सहारा प्रदान करता है और अच्छी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है काली मृदा। ठीक है, तो मैं देखिए शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख मृदाओं के बारे में बता रहा हूं। तो पहला हम लोगों ने देखा रेगुर मृदा, जो कि दक्षिण भारत के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि राज्य हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला बांगर मृदा, या इसे लेटराइट सॉइल कहते हैं। क्या है? लेटराइट सॉइल। ठीक है, तो यह कहाँ पर पाया जाता है? तो यह मृदा भारत के दक्षिण पश्चिमी भागों में पाया जाता है। दक्षिण पश्चिमी भागों, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में लेटराइट सॉइल पाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें अधिकतम धातुओं की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, यह जो मृदा होती है बांगुर मृदा या लेटराइट सॉइल, इसमें अधिकतम धातुओं की मात्रा पाई जाती है। धातु समझते हैं आप लोग? तो उस धातु की मात्रा इसमें अधिकतम पाई जाती है। लेकिन यह मृदा पोषण सामग्रियों की कमी के कारण खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। जो लेटराइट सॉइल होता है, इसमें धातु तो अधिक पाया जाता है, लेकिन पोषण जो सामग्री होती है खेती के लिए उपयुक्त, वह सब नहीं पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है लेटराइट सॉइल। ठीक है, अगला है एरिड सॉइल या डिजर्ट सॉइल, इसको बोला जाता है। तो यह राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, यह जो डिजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल होता है, यह राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसमें मिट्टी की प्रमुख सामग्रियों में कमी होती है। ठीक है, इसमें मिट्टी जो होती है उनकी प्रमुख सामग्रियों की कमी होती है और यह सूखे के प्रभाव के कारण खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। ठीक है, यह जो एरिड सॉइल होता है, यह सूखे के कारण खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अगला है सैंडी मृदा या सैंडी सॉइल। तो यह उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, यह सैंडी सॉइल होती है, यह उत्तर भारत के कुछ हिस्सों, खास करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें रेत की अधिक मात्रा होती है। ठीक है, जो सैंडी सॉइल होती है, इसमें रेत की अधिक मात्रा होती है, जिससे पानी की सुरक्षा कम होती है और मृदा आसानी से झरना बन सकता है। ठीक है, इसमें क्या होती है? पानी की सुरक्षा जो होती है बहुत कम होती है और मृदा जो होता है आसानी से झरना बन सकता है, मतलब पानी को जल्दी जल्दी सोख लेता है सैंडी सॉइल, जिसको रेतीली मिट्टी भी शायद बोला जाता है। चलिए देखते हैं सैलान मृदा, सलाइन सॉइल। ठीक है, सलाइन सॉइल क्या होता है? तो समुद्र तटीय क्षेत्रों, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, विशेष करके खंडला और रान ऑफ कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये जो सलाइन सॉइल है, सलाइन सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? तो यह खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी विशेषता यही होती है कि इसमें लवण की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है, जिससे खेती के लिए यह मृदा जो होती है वह अनुपयुक्त हो जाती है। ठीक है, तो यह था भारत के शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख मृदा। ठीक है, भारत के शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, क्या क्या उनकी विशेषता है। तो देखिए, मैं इतना छोटा सा आप लोग करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, नहीं तो अभी मैं इसको बहुत और बड़ा भी कर सकता था। ठीक है, अभी और भी राज्य थे और भी मृदा थी जिसके बारे में बता सकता था, लेकिन मुख्य रूप से यही 5 मृदा हैं जो कि मैंने आप लोग को बताया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एंटी ट्रांसपेरेंट को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके प्रकार एवं शुष्क खेती में इसका उपयोग बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन देता है या देता है, हिंदी में इसको उत्स्वेदन बोला जाता है। ठीक है, उत्स्वेदन अवरोधक को परिभाषित कीजिए,
इसके प्रकार एवं शुष्क क्षेत्रों में इसका उपयोग बताइए। तो इस प्रकार से मृदा देता है और जरूर एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यह क्या होता है, इसको ही मैं एकदम छोटा सा करके बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन इसको समझने वाली बात है और ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या, एंटी ट्रांसपेरेंट, याद रखिएगा एंटी ट्रांसपेरेंट, या बोलते हैं इसको उत्सवेदन अवरोधक, ठीक है, उत्सवेदन अवरोधक। चलिए देखते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट एक प्रकार के कृषि रसायन होते हैं, ठीक है। ये जो एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, ये एक प्रकार के कृषि रसायन होते हैं जो पौधों की छाया को कम करने का कारण बनते हैं। यह क्या करते हैं, पौधे की जो छाया होती है उसको कम करने का कारण बनते हैं। ये रसायन पौधे की छाया की शिरायतों को अच्छी तरह से बंद करके पौधों की ट्रांसपिरेशन को नियंत्रित करते हैं, जिससे पानी की बचत होती है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है पौधे को सूखे या अनुकरणीय जलस्तरों में भी अधिक समर्थन करना, ठीक है। यह जो होता है ये सूखे की स्थिति में पौधों को अधिक समर्थन करता है। यह क्या करता है, जब पौधा जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, उसको कुछ हद तक कम कर देता है, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो चलिए देखते हैं, पहला होता है फिल्म फार्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, फिल्म फार्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट। दूसरा होता है स्टोमेटिक एंटी ट्रांसपेरेंट। तो पहले स्टोमेटिक वाला आप लोग समझ लीजिए। स्टोमेटिक क्या होता है, इसको बोला जाता है स्टोमेटा बंद करने वाला पदार्थ, ठीक है। ये रसायन पौधे के स्टोमेटा को ढकने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे छाया कमी होती है। कौन कौन से रसायन होते हैं जो पौधे के स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, तो उनका नाम आप लोग सुन लीजिए। तो अधिकांशतः वाष्पोत्सर्जन पत्तियों की सतह पर होती है और वर्तमान में स्टोमेटा के द्वारा होता है, ठीक है। कुछ पदार्थ जैसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट जो होता है यह, और कुछ खरपतवारनाशी जैसे एट्राजीन कम सांद्रता पर वाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं। इनका यदि कम सांद्रता में हम प्रयोग करेंगे, जो मैंने 2 रसायन आप लोग बताया, याद रख लीजिएगा रसायन को, इसको भी लिख दीजिएगा। पहला रसायन मैंने बताया फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, जिसे PMA कहा जाता है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। दूसरा मैंने बताया एक खरपतवारनाशी जिसका नाम है एट्राजीन। ये क्या करते हैं, या स्टोमेटा को बंद कर देते हैं कुछ हद तक। इनकी यदि कम मात्रा में प्रयोग किया जाए तो स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यही है एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। पहला मैंने बताया आप लोगों को स्टोमेटिक एंटी ट्रांसपेरेंट। दूसरा देखेंगे, दूसरा है फिल्म फार्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं झिल्ली बनाने वाले पदार्थ। यह क्या करते हैं, ये पौधे जो पत्तियां होते हैं उनके ऊपर एक पतली सी लेयर बना देते हैं, पतली सी झिल्ली बना देते हैं, या फिल्म बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो इनमें से कुछ रासायनिक बारीक रूप से फिल्म की शिरा को ढक देते हैं, जिससे पौधे की छाया कम होती है। इसको भी समझ लीजिए। तो प्लास्टिक और मोम के समान पत्ती पर एक पतली फिल्म बनाकर पानी की हानि को रोकते हैं, ठीक है। इसको किस चीज से बनाया जाता है, तो मोबिलिफ हेक्साडिकोनाल, ठीक है, याद रखिएगा, एक मोबिलिफ हेक्साडिकोनाल सिलिकॉन आदि फिल्म बनाने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके उपयोग से क्या किया जाता है, पौधे की पत्तियों पर एक पतली सी फिल्म बनाकर पानी की हानि को रोका जाता है, ठीक है। ये पदार्थ जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण को भी रोकते हैं। यह जो पदार्थ होता है यह प्रकाश संश्लेषण को भी रोक देता है, इसलिए इनका प्रयोग जो होता है एंटी फिल्म वाले का, इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है, ठीक है। फिल्म बनाने वाले जो एंटी ट्रांसपेरेंट के वांछित गुण होते हैं वह यही है कि फिल्म पतला होना चाहिए, ये पानी का निकलना अधिक रोके और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना कम, तथा फिल्म बीच में टूटे ना, ठीक है, इसकी यह विशेषता होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है। तो देखिए एंटी ट्रांसपेरेंस पौधे द्वारा ग्रहण किए गए पानी का 90% जो होता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है। तो यही वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो 90% पानी उड़ जाता है उसको रोकने के लिए हम कुछ रसायन का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ रसायन का प्रयोग करते हैं, जिस रसायन को बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्टोमेटा बंद करने वाला, एक होता है फिल्म या झिल्ली का पदार्थ बनाने वाला, ठीक है। स्टोमेटा बंद करने वाले पदार्थ के लिए कुछ रसायन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ रसायन द्वारा स्टोमेटा जो होती है उसको ढक देते हैं, उस स्टोमेटा को बस छिड़काव कर देते हैं, जिससे स्टोमेटा के जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है। जिसमें मैंने बताया आप लोगों को पहला रसायन फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, दूसरा मैंने बताया खरपतवारनाशी एट्राजीन। इनके यदि कम मात्रा पर हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये क्या करेंगे, स्टोमेटा को बंद कर देंगे। स्टोमेटा के बंद हो जाने का प्रकाश संश्लेषण भी रुक जाता है कुछ हद तक, किंतु PMF वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण की अपेक्षा अधिक कम करता है, ठीक है। PMF मैंने बताया जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, यह क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण की अपेक्षा अधिक कम करता है, ठीक है। ग्लास हाउस दशा में इनसे सफलता मिली है, किंतु खेत में इनका प्रयोग बहुत कम मात्रा में सीमित होता है इन सभी का, ठीक है। तो यह था आप लोगों का जो कि मैंने बताया। अब देखते हैं इसका कृषि में क्या क्या उपयोग है, ठीक है। शुष्क खेती में एंटी ट्रांसपेरेंट का क्या उपयोग है। तो पहला है पानी की बचत। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ उसको बताने में। पहला पानी की बचत।
तो एनसी ट्रांसपेरेंट का उपयोग किसानों द्वारा पानी की बचत के लिए किया जाता है। इनसे पौधे की ट्रांसपिरेशन कम होती है और पानी की आपूर्ति में सुधार होता है। जैसा कि मैंने बताया कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा 90% जो जल होता है पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है, तो यही 90% जल की हानि को रोकने के लिए क्या किया जाता है, एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज किया जाता है। अगला है शुष्क और उपजाऊ क्षेत्रों में उपयोग। तो एंटी ट्रांसपेरेंट को शुष्क और उपजाऊ क्षेत्रों में भी उपयोग किया जा सकता है ताकि पौधे को कम पानी में भी उच्च उत्पादन मिल सके। ठीक है, अगला है अच्छी फसल प्रबंध। तो अच्छी फसल प्रबंध के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इन रसायनों का उपयोग अच्छी फसल प्रबंध के लिए किया जा सकता है जिससे पौधे की स्थिति में सुधार होता है। ठीक है, अगला है शुष्कता और तापमान के प्रभाव को कम करना। तो एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं वो पौधे की शुष्कता और उच्च तापमान के प्रभावों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। चलिए चलते हैं आगे। और देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने इसके पीछे जो भी वीडियो बनाया है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी देखिए आपका एग्जाम पूरा कवर हो पाएगा। ठीक है, इस वीडियो से जो मैं आज करा रहा हूँ इसमें से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा 5 में से। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है भारतवर्ष के जल की कमी वाले अगला क्वेश्चन है शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान का भारतवर्ष में वर्णन कीजिए। ठीक है, शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान का भारत में वर्णन कीजिए, या कभी कभी देता है शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान का भारतवर्ष में कलानुक्रमिक वर्णन कीजिए। तो कलानुक्रमिक वर्णन भी करेंगे और वर्णन भी करेंगे। तो सबसे पहले शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान का भारतवर्ष में वर्णन कर लेते हैं। तो भारत के शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान का क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इसमें कई संगठन और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं जो शुष्क क्षेत्रों में कृषि सुधार के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ भारत में कुछ भूमि कृषि अनुसंधान के प्रमुख संगठनों का कलानुक्रमिक वर्णन किया गया है। ठीक है, कुछ वर्णन किया गया है या कलानुक्रमिक वर्णन किया गया है। तो अभी कलानुक्रमिक वर्णन आगे भी देखेंगे हम लोग। देखिए यह जो दिया गया है यहाँ पे CAZRI, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा। 100% मैं बोल रहा हूँ, 4 से 5 एग्जाम में दे देता है बार बार। ठीक है, तो 2 से 3 तो देगा 100% और 4 से 5 आप लोगों को याद रखना, जो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, जब पहला है, देखिए पहला केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, CAZRI दे देगा। पूरा नाम लिखिए, तो आप लोग को ये लिखना सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यह कहाँ पर है, तो इसकी स्थापना सन 1952 ईस्वी में हुई थी। यह जोधपुर राजस्थान में है। ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो शुष्क क्षेत्रों में खेती की तकनीकों का अनुसंधान करना। ठीक है, मतलब जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर खेती की टेक्निक बताना, लोगों को शुष्क खेती के प्रति प्रशिक्षित करना। ठीक है, यह सब इसका काम होता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला यह क्वेश्चन था। शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान का भारतवर्ष में वर्णन कीजिए। तो शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान जो है उससे संबंधित क्वेश्चन तो एक जरूर आएगा। चलिए देखते हैं अगला, भूमि सुधार और शुष्क क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भूमि सुधार और शुष्क क्षेत्रीय खेती अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, CSWCRTI। याद रखिएगा, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसकी स्थापना सन 1974 ईस्वी में हुई थी, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो भूमि सुधार, पानी का संरक्षण और शुष्क क्षेत्रीय खेती के लिए अनुसंधान। ठीक है, जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर खेती के लिए अनुसंधान करना, व्यवस्था करना, सभी को जागरूक करना शुष्क खेती के लिए। चलिए चलते हैं आगे। और देखिए मैं इतना छोटा छोटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आ जाइए और टाइम हो ज्यादा कम है। ठीक है, अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, CRIDA, क्रीडा इसको देखिए देता है, 1 नंबर में देता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्रीडा। ठीक है, मैं ये सब लास्ट में बताने वाला था फुल फॉर्म, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो क्रीडा होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इसकी स्थापना सन 1985 ईस्वी में हुई, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, क्रीडा की स्थापना 1985 ईस्वी में कहाँ पर हुई, हैदराबाद तेलंगाना में। इसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो शुष्क क्षेत्रों में शुष्क बारिश और सिंचाई प्रबंध के लिए अनुसंधान करना। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में बारिश और सिंचाई प्रबंधन के लिए अनुसंधान करना CRIDA क्रीडा का कार्य क्षेत्र है। ठीक है, अगला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। ठीक है, ICAR इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई। इसका स्थापना 1929 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और कार्य क्षेत्र क्या है, तो भारतीय कृषि क्षेत्र में संपूर्ण अनुसंधान। भारतीय कृषि क्षेत्र में संपूर्ण अनुसंधान जो होता है वह ICAR के अंडर में होता है। ICAR को आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय कृषि एवं शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, भारतीय अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, इसका स्थापना बीकानेर राजस्थान में हुआ था। इसका कार्य क्षेत्र राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए अनुसंधान और शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो यह भारत के विभिन्न अनुसंधान
थे शुष्क भूमि से संबंधित, ठीक है, जिसको मैंने आप लोग बताया और आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। एक फुल फॉर्म में और आप लोगों को बता देता हूँ, इसको फुल फॉर्म का भी यहीं पर देखकर खत्म कर दिए, ठीक है। एक फुल फॉर्म आप लोगों का है AICRPDA, पूछा है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, AICRPDA। तो इसका पूरा नाम होता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। याद रखिएगा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। एक देता है MDI, इसका पूरा नाम होता है मॉइस्चर डिफेक्ट इंडेक्स, जो कि एग्जाम में एक नंबर में पूछता भी है, ठीक है, मॉइस्चर डिफेक्ट इंडेक्स, ठीक है। तो यह था AICRPDA, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। MDI का पूरा नाम मॉइस्चर डिफेक्ट इंडेक्स। CRIDA का पूरा नाम सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान का भारतवर्ष में कालानुक्रमिक वर्णन। तो कालानुक्रमिक वर्णन देख लेते हैं, इसमें से उसमें से कोई भी एक लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। और इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सब पॉइंट आप लोग को वहां पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अधिकतर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए काम करता है। निम्नलिखित रूप से भारत में शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान का कालानुक्रमिक वर्णन किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। स्थापना और उद्दीपन मतलब इस्टेब्लिशमेंट एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 1967 में भारत सरकार ने केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI की स्थापना की। इसका मुख्यालय जोधपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। क्षेत्र की विस्तार पूर्वक अध्ययन मतलब इसका क्षेत्र क्या है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अनुसंधान संस्थान भारत के विभिन्न शुष्क क्षेत्रों में गांवों के साथ मिलकर क्षेत्रों के विस्तार पूर्वक अध्ययन करती है ताकि समस्याओं और उनके समाधान के लिए स्थानीय ज्ञान का सही से उपयोग हो सके। इसको आप लोग सभी में उपयोग कर सकते हैं, जो भी मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया उसमें, ठीक है। बीज फसल और पानी की बचत। तो अनुसंधान संस्थान ने शुष्क क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के बीज फसल और पानी की बचत के लिए नई तकनीकियों का अध्ययन करती हैं ताकि किसानों को अधिक उत्पादन और शुष्क तकनीक का उपयोग करने में मदद मिल सके। अगला है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कृषि उत्पादों की प्रौद्योगिकी। इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने शुष्क क्षेत्रों में उच्च उपयोगिता वाले फसलों की प्रौद्योगिकी विकसित की है जो अधिकतर पानी वाले फसलों और परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। अगला है सामुदायिक जल संसाधन का प्रबंध, कम्युनिटी एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अनुसंधान संस्थानों ने शुष्क क्षेत्रों में सामुदायिक संगठन और जल संसाधन प्रबंध के लिए मॉडल्स और तकनीकों का अध्ययन करती है ताकि समुदाय में आने वाले जल संसाधन को सही तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिल सके, ठीक है। अगला पॉइंट है अनुसंधान परियोजनाएं और उदारीकरण, ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट एंड एक्सटेंशन। ये संस्थान विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करते हैं और उनके नतीजों को किसान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विस्तार कार्यक्रम का संचालन करते हैं, ठीक है। अगला है साक्षरता और शिक्षा। तो इन संस्थानों ने किसानों को शुष्क भूमि कृषि की उन्नत तकनीकों के प्रति जागरूक करने और उन्हें शिक्षित बनाने के लिए साक्षरता और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है, ठीक है। तो पीछे मैंने जो इंस्टीट्यूट बताया उन सभी ने ये सब काम किया शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष के जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए विभिन्न फसल चक्र एवं फसल मिश्रण बताइए, ठीक है। विभिन्न फसल चक्र और फसल मिश्रण बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो भारत में जल संकट के क्षेत्रों में जल का सदुपयोग और सतत कृषि प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फसल चक्र और फसल मिश्रणों को अमल में लाया जाता है या अमल किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जिनमें से कुछ रणनीतियां प्रमुख है। चलिए देखते हैं। पहला फसल चक्र, पहला पॉइंट है। तो फसल चक्र विभिन्न फसलों के क्रमशः एक परिभाषित अवधि में एक ही क्षेत्र में उपयोग की जाती है, ठीक है। फसल चक्र का मतलब क्या है कि विभिन्न फसलों के क्रम को एक ही परिभाषित अवधि में एक ही क्षेत्र में उपयोग की जाती है। इस प्रथा से की जाने वाली फसलों में कीट और रोगों के साइकिलों को तोड़ा जाता है और मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चावल है, ठीक है। जिस इसमें क्या किया जाता है, फसल चक्र क्या होता है कि एक क्षेत्र रहेगा, उसमें अलग अलग फसल को बोएंगे, अलग अलग फसल चक्र को अपनाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो एक क्रॉप के कीट हैं वो दूसरे क्रॉप में नहीं लग पाएंगे, उससे उनका फसल चक्र टूट जाएगा और मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए फसल चक्र को अपनाया जाता है शुष्क क्षेत्रों के लिए भी, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में जो होते हैं कीट और रोग अपना प्रकोप बहुत ज्यादा दिखाते हैं। अगला है मिश्रित फसल। तो मिश्रित फसल में एक ही दिन में दो या दो से अधिक फसलों का समय साथ में बोया जाता है, ठीक है। मिश्रित फसल में एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक फसलों को एक समय में एक साथ बोया जाता है। इससे संसाधनों का सदुपयोग किया जा सकता है जो खतरे को कम करता है और कुल उत्पादकता में सुधार भी करता है। मिश्रित फसल क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि जब एक ही क्षेत्र में अलग अलग फसलों को एक साथ बोया जाता है तो उसको बोलते हैं मिश्रित फसल। मिश्रित फसल एक नंबर में पूछता है, याद रखिएगा। अगला ड्राउट रेजिस्टेंस वैरायटी, ठीक है। ड्राउट रेजिस्टेंस वैरायटी ये रहेगा पॉइंट।
तो जल संकट के क्षेत्रों में सूखा सहिष्णु या पानी की आवश्यकता कम करने वाली फसलों का विकास किया जाता है। इन फसलों को न्यूनतम पानी की आवश्यकता के साथ समर्थन करने के लिए अनुकूलित किया जाता है, मतलब कि ड्राउट रेजिस्टेंस वैरायटी का यूज करना चाहिए। अगला है कुल सिंचाई तकनीकें। तो ड्रिप इरिगेशन या वर्षा जल संचयन जैसी कुशल सिंचाई तकनीकों को अपनाना जल का सही उपयोग करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि फसलें पर्याप्त मॉइस्चर प्राप्त करें। ठीक है, अगला है मिट्टी की नमी संरक्षण। ठीक है, मिट्टी की नमी संरक्षण। तो मल्चिंग और कांटर प्लाउइंग जैसे मिट्टी की नमी संरक्षण तकनीकों का अमल करना चाहिए, मतलब इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग आप लोग मैं यही बता देता हूँ, एक नंबर पूछता है। और मल्चिंग देखिए मैं बता दूं, आप लोगों को पूछेगा लॉन्ग वाले क्वेश्चन में या शॉर्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मल्चिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्चिंग क्या करता है? हमारे मिट्टी की नमी को संरक्षित करता है, मिट्टी में पानी को संरक्षित करता है, इसलिए मल्चिंग पूछेगा। ठीक है, तो मल्चिंग और कांटर प्लाउइंग जैसे मतलब कांटर जुताई जैसी मिट्टी की नमी संरक्षण तकनीकों का अमल करना चाहिए। मिट्टी में पानी को बनाए रखने में मदद करता है और खास करके सूखे के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। अगला है उपयुक्त फसलों का चयन। तो हमें शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसलों का चयन करना चाहिए जो स्थानीय जलवायु और पानी की उपलब्धता के अनुसार उपयुक्त फसलों के अनुकूल है। उन फसलों का चयन करना चाहिए जो छोटे वृष्टिकाल के हैं और जो कम पानी की आवश्यकता है और रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। हमें ऐसे फसलों का यूज करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें ड्रॉट टॉलरेंस वैरायटी को यूज करना चाहिए ताकि उनको सूखे क्षेत्र में भी उगा सके। ठीक है, तो यह था आप लोगों का 5 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया और उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और देखिए मैं जितना क्वेश्चन आप लोग कराऊँ पीछे में टोटल मिला के आपको 12 से 15 क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक है, टोटल मैं बता रहा हूँ 12 से 15 क्वेश्चन में से आप लोगों के एग्जाम में 75% जो क्वेश्चन है वो हमारे बताए गए क्वेश्चन से फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।